ओके। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पहले से। तो उस टाइम मैंने 1 साल बाद ड्रॉप आउट कर लिया। मैंने पापा को भी नहीं बताया था कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है। तो इतना टफ डिसीजन मतलब कैसे लिया? मेरा माइंडसेट था एक 100, 200, 500 करोड़ की कंपनी बनाना। ओके। तो वही जिंदगी नहीं जीना चाहता था, तो उसकी वजह से मैंने डायरेक्टली डिसीजन लिया ड्रॉप आउट करने का। एंड अप्रैल 2023 में हमने पूरा काम करके प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। जो जितना भी सीखा मैंने ऑनलाइन ही सीखा एंड गूगल एंड यूट्यूब से ही सीखा पूरा। आज सबको लगता है कि फेसबुक बहुत मतलब लोग कम यूजर्स हो गए, बट मेनली जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फेसबुक के थ्रू ही चलती है आजकल। मुझे पापा ने दिए थे, पापा ने कहा था मुझे देंगे 5 लाख, उस 5 लाख में मुझे पूरा ब्रांड स्टार्ट करना है। तो उसके बाद बजट बनाया होगा? बजट कैलकुलेशन कैसे एक्सेल पे किया, कैसे? ये शार्क टैंक वाला कहाँ से दिमाग में आया? मैंने ऐसे देखो, मुझे पता था कि नहीं होगा, बट मैं ट्राई करता गया, कभी मैंने हार नहीं मान ली। सो अभी के देवेश में और जो 2 साल पहले देवेश थे, उसमें क्या डिफरेंस है ये बोल एनर्जी ड्रिंक्स स्टार्ट करने के बाद? मैं शार्क टैंक में फीचर हुआ, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है एंड इंडिया का ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है जो कि इंडियन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के नाम से जाना जाता हो। जितने भी आजकल एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड है वो सब आउट ऑफ कंट्रीज ब्रांड है। सो अभी गांव में अगर आप जाते हो, हाँ, तो वहाँ के लोगों का कुछ नज़रिया चेंज हुआ है? क्योंकि अब वहाँ से एक उनका एक फाउंडर निकला है जिसने एक ब्रांड बनाई है, एक अपनी पहचान बनाई है। उस डील के जब वहाँ पे बोल देते हैं कि नहीं आपका डील ये है, इतनी फंडिंग मिलनी है, वहाँ से और पैसा क्रेडिट होने तक का कितना टाइम लगता है? 5 से 6 लाख लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से सॉर्ट करते 150 या 180 की शूट लाइव होते हैं, उसमें से 450 शूट्स होते हैं, उसमें से लाइव होते हैं 150 या 180। अच्छा। जब से मैंने सीखा है तो मुझे भी हुआ है कि हाँ हम 100-200 करोड़ आराम से बना लेंगे कंपनी। 100 आपका तो अगर 15 घंटे डेली का देखा जाए तो 105 आवर्स हो जाता है। तो वो कैसे है? 105 घंटे दे रहे हैं, बट उसका रिजल्ट भी मिल रहा है ना उतना। तो मैं स्टैंडी वगैरह लेके गया था पूरा, जो स्टैंडी टूट गई उनके सामने, जज के सामने। अरे यार, तो मेरे अंदर पूरी घबराहट सी हो गई, क्योंकि 10-15 करोड़ की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी हमारी। यस। 10 डेज बाद मेल आया कि आपका शार्क टैंक का सिलेक्शन हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है वोल एनर्जी ड्रिंक्स के फाउंडर मिस्टर देवेश। आइए जानते हैं उनकी अभी तक की जर्नी उनके साथ। देवेश, पहले तो डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर वोल एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में कुछ बताएं। हाँ। ये जर्नी कहाँ से कैसे स्टार्ट किया आपने और अभी तक कहाँ पे पहुँचे हैं, उसके बारे में कुछ अगर बताएं आप। वोल एनर्जी ड्रिंक की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई दिसंबर 2022 में। मतलब क्या हुआ, मार्च 2022 में मैं डी फार्म के लिए में था। पापा ने जब कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था तो उसकी वजह से पापा ने कहा था फार्मेसी के लिए एडमिशन लो। Okay. मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था पहले से। तो उस टाइम मैंने 1 साल बाद ड्रॉप आउट कर लिया, समथिंग अराउंड मार्च 2022 में। Okay. और उसके बाद मुझे कुछ तो बिजनेस करना था। मैंने पापा को भी नहीं बताया था कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया है। तो उसके बाद मुझे कुछ बिजनेस करना था, तो आई थिंक मैं रिसर्च करता गया कि क्या करे। मुझे एक ब्रांड बनाना था, तो मैं रिसर्च करता था गूगल पे, यूट्यूब पे भी क्या ब्रांड बनाए, बिकॉज कम बजट में मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था। तो अक्टूबर 2022 में मुझे आइडिया आया, मैंने पूरा देखा कि अरे एनर्जी ड्रिंक कम बजट में स्टार्ट हो सकता है एंड ऑल्सो इसकी डिमांड भी बहुत है एंड इंडिया का ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं है जो कि इंडियन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड के नाम से जाना जाता हो। जितने भी आजकल एनर्जी ड्रिंक के ब्रांड है वो सब आउट ऑफ कंट्रीज ब्रांड है। सो मैंने दिसंबर 2022 में डिसाइड कर लिया अपना एक इंडियन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड लॉन्च करना। उसके बाद मेरी दिसंबर 2022 में जर्नी स्टार्ट हुई। सो मैंने दिसंबर जनवरी में पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए कि क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए। देन उसके बाद फेब में हमने डिज़ाइन वगैरह बनवा ली। डिज़ाइन के लिए भी हमारे पास तब इतना मुझे आइडिया नहीं था एंड ऑल। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि जो डिज़ाइनिंग का काम है, मेरे ग्राफिक्स डिज़ाइनर था, तो उसको कांटेक्ट करके जो डिज़ाइनिंग का काम भी था वो हमने पूरा मतलब इन हाउसिंग ही किया, खुद से किया। यस। एंड अप्रैल 2023 में हमने पूरा काम करके प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया।
तो यहाँ Nice. से हमारे ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मतलब जुलाई में आपने डी फार्मा में एडमिशन लिया Yes. और 2021 में 20 डी फार्मा बेसिकली होता है कि अगर किसी को भी मेडिकल स्टोर खोलना है Yes. तो उसके लिए बेसिक कोर्स होता है टू गेट दैट लाइसेंस टू रन अ मेडिकल स्टोर, राइट? सो उसके बाद आपने मार्च में आते आते 2022 में ड्रॉप आउट कर लिया। तो इतना टफ डिसीजन मतलब कैसे लिया? यार मुझे देखो पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था एंड वो मेडिकल शॉप डालना एंड वो पापा की वजह से मैंने वो कर लिया था, बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो मैंने डायरेक्टली ड्रॉप आउट कर लिया बिकॉज क्या है, मेरा माइंडसेट था एक 100 200 500 करोड़ की कंपनी बनाना। Okay. एंड मैं मेडिकल शॉप डाल के वो वही जिंदगी नहीं जीना चाहता था, तो उसकी वजह से मैंने डायरेक्टली डिसीजन लिया ड्रॉप आउट करने का। और क्योंकि आपका खुद का रिसर्च था कि मैन्युफैक्चरिंग में जाके Yes. मतलब थोड़ा इजीली कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं अपना कर ब्रांड, सकते। तो इसके लिए एनर्जी ड्रिंक में स्टार्ट। Yes. तो ये मार्केट रिसर्च कहाँ से किया आगे, मतलब कहीं से कुछ डेटा निकाला होगा कि नहीं एनर्जी ड्रिंक्स में ही जाना है, कैसे बिजनेस बनेगा, क्या यूनिट कॉस्ट आएगा? जितना भी मैंने सर्च वगैरह किया, जितनी भी डिटेल्स वगैरह कॉस्टिंग निकाली पूरी गूगल से एंड यूट्यूब से निकाली कि स्टार्ट कैसे करना है, यहाँ से लाइसेंस की प्रोसेस क्या रहती है, डिजाइनिंग कैसे, ब्रांड कैसे बिल्ड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जो जितना भी सीखा मैंने ऑनलाइन ही सीखा एंड गूगल एंड यूट्यूब से ही सीखा पूरा। कितने महीने लगे ये आपको रिसर्च कंप्लीट करने में? 6 मंथ ऑलमोस्ट। तो एक तरीके से 6 मंथ्स में आपने ये पूरा सीख लिया थ्रू गूगल एंड यूट्यूब से। सो इसमें क्या जब आप कोई इन्फॉर्मेशन लाते थे या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको किसी दोस्त से डिस्कस करके वैलिडेट करते थे या उसको दूसरे वेबसाइट पे जाकर के डिस्कस करके वैलिडेट करते थे, कैसे करते थे? जो भी था मैं अकेले देख रहा था, दोस्त को कोई डिसीजन मतलब पूछ के करता ही नहीं था, जितना भी था दूसरे वेबसाइट पे जाके वो कंफर्मेशन लेके फिर मैं फाइनल एक वेबसाइट पे देखा उसको दूसरे वेबसाइट पे जाके वैलिडेशन जो गूगल पे देखा वही यूट्यूब पे सर्च करता था, लिंक्डइन, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, देन फेसबुक पे आप आज सबको लगता है कि फेसबुक बहुत मतलब लोग कम यूजर्स हो गए, बट मेनली जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो फेसबुक के थ्रू ही चलती है आजकल। अच्छा, यस। सो ये डिसाइड हो गया, तो जब आपने डिसाइड किया तो उसके बाद बजट बनाया होगा? बजट कैलकुलेशन कैसे, एक्सेल पे किया, कैसे किया? नो, बजट मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सच बोल रहा हूँ। लाइक बजट का ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पापा ने दिए थे, पापा ने कहा था मुझे देंगे 5 लाख, उस 5 लाख में मुझे पूरा ब्रांड स्टार्ट करना है। ओके। तो जब आपने स्टार्ट किया तो कुछ सोचा नहीं था कि नहीं ये कितने महीने 5 लाख में मैं क्या क्या करूंगा, ये कितने महीने का मेरे पास? नहीं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उसमें कूद गया एंड डायरेक्टली ब्रांड स्टार्ट कर लिया, आगे की सोची ही नहीं मैंने पहले ब्रांड स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मुझे जैसे जैसे चैलेंजेस आए वैसे वैसे मैं प्लान बनाता गया। तो स्टार्ट करने से पहले कोई मेंटर या कोई बुक ऐसा कुछ पढ़ा हो? कोई भी नहीं, कुछ भी, कोई भी मेंटर नहीं था एंड ऑल्सो जितने भी मेरे दोस्त थे, दोस्त भी कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मेंटरशिप की तो बात ही नहीं आती कोई। और ये सब सारा आप अपने गांव अहमदनगर से कर रहे थे, जहां से मैंने मतलब जितना मैंने पढ़ा कि आप अहमदनगर से हो, नगोज करके गांव। अहमदनगर में एक निगोज गाँव है, वहां से हूँ मैं, पुणे एंड अहमदनगर की बाउंड्री पे आता है, तो वहां से हूँ मैं। सो जितना भी मैंने सर्च किया, जितना भी रिसर्च की, सब मैंने वहां से ही किया, अपने गांव में रह करके और वहीं से किया। यस। ओके, नाइस। काफी मतलब इंटरेस्टिंग और डेयरिंग जर्नी है अगर देखा जाए, कॉलेज छोड़ के गांव में रह के गांव में ही रिसर्च करे और पूरा सब कुछ करके। तो जब स्टार्ट किया तो उसके लिए फिर वहां से मूव किया पुणे के लिए कि कैसे? नहीं, स्टार्ट में वहां से ऑपरेट कर रहा था पूरा। यार देखो, आपको भी पता है सर, आज गूगल, यूट्यूब, इतने सारे प्लेटफॉर्म है हमें सीखने के लिए, बट लोग सीखते ही नहीं, लोग फालतू रील्स वगैरह देख लेते। बट जब मैंने स्टार्ट किया तो जितना भी मैंने पूरा गांव से हैंडल किया था, ऐसा नहीं कि मैं जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं पुणे आ गया उसके लिए पुणे शिफ्ट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। जितना भी मैंने ऑपरेशन किए, जो मैन्युफैक्चरिंग का भी सारा देख रहा था, मेरे गाँव से ही देख रहा था पूरा अपने गाँव से किया? यस। तो जब स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद कुछ चैलेंजेज आए? यस, चैलेंजेस तो बहुत आए, बिकॉज देखो 5 लाख में ब्रांड स्टार्ट करना था, इट्स नॉट ए जोक। मैंने जो डिजाइनिंग का, जब मैंने बताया आपको, डिजाइनिंग करने के लिए जब मैं एजेंसीज के पास जाता था तो कुछ भी वो बोल देते, 2 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे एक डिजाइन का। वो काम हमने इन हाउसिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। एंड ऑल्सो चैलेंजेस ये है कि लाइसेंस निकालने के लिए जो 50-50 हज़ार फी कहते थे, 80-80 हज़ार, वो हमने थोड़े लेट हुआ, बट हमने पूरा इन हाउसिंग ही किया। से अपने से बहुत चैलेंजेस आए उसमें कि यहाँ से वडोदरा मैन्युफैक्चरर ढूंढना, सबसे टफ बात आई मैन्युफैक्चरर ढूंढना, बिकॉज क्या है, इंडिया में मिनिमम क्वांटिटी में कोई करके देता नहीं है आपको। सो सबसे बड़ी दिक्कत आई, चैलेंजिंग जो फेज आया हमें, वो मैन्युफैक्चरिंग ढूंढने में आया। ओके, यस। सो कब ये जब आपने किया, स्टार्ट किया, बिजनेस हो गया, अभी तो मैन्युफैक्चरर भी ढूंढ लिया होगा? यस।
सो कब आपको जाकर के लगा कि अभी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और ये शार्क टैंक वाला कहाँ से दिमाग में आया? यस, मैंने दिसंबर में जब मेरा हुआ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, देन अप्रैल में हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया। उसके बाद मैं ऐसे ही खाना खा रहा था। मुझे खुद को गारंटी नहीं थी कि मैं शार्क टैंक जाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था एंड अप्रैल आई थिंक जुलाई में मैं ऐसे ही खाना खा रहा था कि स्क्रॉल कर रहा था रील, तो वहाँ पे अप्लाई फॉर शार्क टैंक। सो मैंने ऐसे अप्लाई कर लिया, फिल कर लिया पूरा फॉर्म की, देखते हैं अगर बाई चांस लग गया तो हो जाएगा। बट 100% मुझे गारंटी थी मेरा सिलेक्शन शार्क टैंक में नहीं होगा, बिकॉज क्या है 5 से 6 लाख एप्लीकेशन आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उसमें से सॉर्ट आउट हो गए 150 या 450 को सिलेक्शन करते हैं। तो उसके बाद मैंने जब फॉर्म फिल किया तो मुझे उनका मेल आया कि आपका सर फर्स्ट फेज तो हो गया डन, सेकंड फेज के लिए अप्लाई करें। देन 70 पेजेस का फॉर्म था। मेरा एक भाई था, तो उससे मैंने पूरा वो 70 पेजेस का फॉर्म फिल करवा लिया, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं था, मेरा ड्रॉप आउट था। तो उसके बाद मैंने सेकंड फॉर्म पूरा फिल किया उसको। देन थर्ड फेज में आया कि एक वीडियो बना के उसमें आपको अपलोड करना रहता है 2 या 3 मिनट्स का पिच के लिए, तो अच्छा। आप आगे पिच कर सकते हो कि नहीं। तो मैंने वो पिच के लिए भी फॉर्म फिल कर लिया, पिच भी भेज दिया। देन उसके बाद मेरा ऑडिशन था मुंबई में, मुझे मेल आया कि आपका ऑडिशन है फेस टू फेस मुंबई में। तो मैं आ गया अगस्त के फर्स्ट वीक में। ओके। देन मैं बैठा था, ऐसा एक रूम थी, और शार्क टैंक की मैं सुबह आई थिंक घर से निकला था कुछ 4 बजे, यहाँ पहुंचा मैं 2 बजे। देन उसके बाद एक रूम थी ऐसे शार्क टैंक की, यहाँ पे हम बैठे हुए थे एंड अंदर रूम ऑडिशन चल रहा था पूरा शार्क टैंक का, और मेरा नंबर था, मैं बाहर ही बैठा था। तो उन्होंने फिर मुझे साइड में बिठाया और अंदर पिच चल रहा था। मेरे सामने एक कंपनी थी 200 करोड़ के वैल्यूएशन लेके आई थी। अच्छा। तो इनका ऑडिशन इतना सही रहा, पूरा नॉन स्टॉप इंग्लिश में उन्होंने बात की। तो 3 बंदे थे, मुझे लगा अपना तो पत्ता कटने वाला है। मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे। तो मैंने क्या किया, मेरे उसके एक दोस्त का मैंने कहा मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही भाई, मैंने जिंदगी में कभी स्कूल के सामने भी भाषण नहीं दिया, यहाँ प्रेजेंटेशन नहीं दिया, यहाँ कहाँ मेरी बत्ती जलेगी। तो मैंने क्या कहा उसे, चल। मैं नीचे तक गया था, 3rd फ्लोर से नीचे उतर गया। मैंने कहा मुझे ऑडिशन देना नहीं है, फिर भी उसने कहा तो ऑडिशन तू दे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं जब अंदर गया, एंट्री की, तो मैं स्टैंडी वगैरह लेके गया था पूरा, जो स्टैंडी टूट गई उनके सामने, जज के सामने। अरे यार। तो मेरी अंदर पूरी घबराहट सी हो गई। देन उसके बाद मैंने आई थिंक 2-3 मिनट उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया। उन्होंने कहा तू पिच रहने दे, तेरी पूरी जर्नी बता मुझे कि कैसे रहा, कैसे स्टार्ट किया। मैंने पूरा एंड टू एंड पूरी जर्नी बता दी। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम 1 घंटा मेरा पिच वगैरह चला, उन्होंने कहानी वगैरह सुनी, बहुत इंटरेस्टेड है तभी। एंड उसके बाद आई थिंक 2 वीक्स हुए होंगे। 2 वीक्स के बाद मुझे मेल आया कि आपका शार्क टैंक का सिलेक्शन नहीं हुआ, बट हुआ तो आपको 23 सितंबर टू 23 दिसंबर अवेलेबल रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, इस काम के लिए तो अवेलेबल ही रहेंगे भाई, क्योंकि 10-15 करोड़ की मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगी हमारी। यस। तो उसके बाद मुझे 10 डेज बाद मेल आया कि आपका शार्क टैंक का सिलेक्शन हुआ है। अरे वाह। यस। एंड सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरी गारंटी नहीं थी मेरा शार्क टैंक का सिलेक्शन होगा, बिकॉज 5 से 6 लाख लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, उसमें से सॉर्ट करते 150 या 180 की शूट लाइव होते हैं, उसमें से 450 शूट्स होते हैं, उसमें से लाइव होते हैं 150 या 180। ओके। तो उसमें से भी मेरा सिलेक्शन होना मतलब ऑल ओवर इंडिया से, एंड 2 मंथ्स का स्टार्टअप था सिर्फ। यस, अगर आपका देखा जाए तो जर्नी अप्रैल टू जुलाई ही था। अप्रैल टू जुलाई ही था, सिर्फ 2 to 3 मंथ्स का। नाइस। तो जब वहां पे गए, मैं देख रहा था आपका आने से पहले वही देख रहा था शार्क टैंक का एपिसोड, तो पिच तो आपका काफी एंट्री काफी धांसू है एकदम से। सो उसके बाद जब होता है कि नहीं एक एक करके कि नहीं आई एम आउट 4 लोगों ने बोला, तो उस टाइम पे आपके दिल में कैसा क्या चल रहा था? यार मुझे तो मेरे दिल में से धड़कन, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, बिकॉज फुल ऑफ एसी था सेट पे। एंड मुझे ऐसा लग रहा था यार कोई भी नहीं आ रहा है भी, एंड मुझे गारंटी थी अमन मुझे डील देगा, एंड मुझे अमन से ही डील चाहिए, तो अमन से मिल भी गई डील मुझे। नाइस। बस लास्ट में जब आया, अमन ने भी कहा, अमन भी सोच में पड़ा यार। मैंने कहा यार अमन ने तो हाँ कहना चाहिए। मेरी पूरी हार्ट बीट डबल हो गई थी यार, डील मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने तक सफर तय करके आए हम, अभी तो मिलनी चाहिए थोड़ा बहुत तो कुछ। तो उसके बाद ठीक मुझे ऐसा भी लग रहा था 50% मिलेगी, 50% था नहीं मिलेगी, बट बाई चांस वो मिल भी गई मुझे। यस। नाइस। नहीं वो तो मिला, और आपको मतलब है और सबने देखा भी है। सो
जो आपने बार बार बोला कि मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि मेरा शार्क टैंक में हो Yes. जाएगा, या जब एप्लीकेशन आपने भरा था तो आपको नहीं था कि नहीं जाएगा मेरा शॉर्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर पहले राउंड के लिए बुलाना, फिर दूसरे राउंड के लिए, फिर फाइनल राउंड के लिए बुलाना, और वहां तक भी आपको नहीं भरोसा हो रहा था, राइट? इतना कम कॉन्फिडेंस था कि आप आकर के भी नीचे उतर रहे थे सीढ़ी से। सो इसमें क्या जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है गाँव में, या जहाँ पे हम अपने सराउंडिंग्स में जब पल बढ़ रहे होते हैं, तो क्या उसका कुछ आता है? क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो थोड़ा सा वो होता है, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन में आप रहे नहीं हो, वैसे लोगों को फेस किया नहीं है, तो क्या वहां से वो डर निकल के आता है? कैसे होता है? यस, वहां से वो डर निकल के आता है। बिकॉज क्या होता है, जब हम किसी, देखो सिटी में जैसा आपका मतलब जैसे आपके साथ लोग जुड़े होते हैं, आप उन्हीं की तरह बिलीव करते हो। मतलब लाइक आपके साथ अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के पास जाओगे, आपके पास बिजनेस माइंडसेट वाले दोस्त है तो आप बिजनेस में ही जाओगे, अगर आपके पास पूरा जॉब और माइंडसेट वाले बंदे तो आप जॉब के साइड ही जाओगे, उस साइड जाओगे। तो उस टाइप में थोड़ा डर बैठ जाता है। बिकॉज गांव में हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और गांव के लोगों का क्या है, फार्मिंग करना, नहीं तो एक शॉप डालना, नहीं तो जॉब करना गवर्नमेंट, बाकी कुछ उनका विजन होता ही नहीं। तो उसमें से थोड़ा मुझे डर था कि यार नहीं होगा, बट बिटवीन फिर भी मैंने ट्राई किया। मैंने ऐसे, देखो मुझे पता था कि नहीं होगा, बट मैं ट्राई करता गया, कभी मैंने हार नहीं मान ली उस चीज। नहीं, वो तो बहुत बड़ा है। अगर आप देखोगे, अगर आप हार मान लेते तो शायद यहाँ पे नहीं पहुंचते थे कि नहीं आपको शार्क टैंक से डील मिल रहा है, नेशनल टीवी पे आ रहे हो, और वो भी 3 महीने की जर्नी आपको बताने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपको आज कोई मैसेज देना हो, हालांकि बहुत सारे मैसेजेस निकल के आ गए कि गूगल, यूट्यूब से, और आप यूजफुल चीजें देखो ना कि बस रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, वो मत देखो, तो आप गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यार देखो, जिसको करना है ना वो कहाँ से भी कर लेता है। मतलब आप अगर गांव से हो या सिटी से हो, जिसको करना रहता है वो कहाँ से भी स्टार्ट कर लेता है, और वो एक झोपड़ी से भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे पॉश एरिया चाहिए, पॉश ऑफिस चाहिए एंड और सब चीजें हाथ में देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने अकेले स्टार्ट किया था। जब मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, अप्रैल 2023 में मैंने 5 लाख लगा स्टार्ट किया था। राइट नाउ वी मेक 11 CR वैल्यूएशन कंपनी विद इन 1.5 years ओनली। नाइस। तो आपको करना है तो आप कैसे भी कर सकते हो। सही बात है। सो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? यस, पापा तो वेडिंग लॉन से, एंड मम्मी तो हाउस वाइफ भी है, एंड पापा का एक वेल्डिंग वर्कशॉप है ऊपर। तो ऐसा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा कुछ बड़ा नहीं है हमारा। तो जब बड़ा हो रहे थे, मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 years में, तो क्या शौक था? मतलब कुछ था ऐसा, सोचा था कि पहले से ही, ये बचपन से ही था दिमाग में कि कुछ अपना करना है, बड़ा पहले करना से है? ही था बिजनेस ही करना। अच्छा, वो पहले से दिमाग में था कि नहीं करना तो बिजनेस ही है। सो जब आपका डील हो गया शार्क टैंक का, आपको फंडिंग मिल गई, 10 lakhs की फंडिंग मिली, फिर उसके बाद 40 lakhs का ये डेट मिला, तो उसके बाद जैसे एक तो टीवी पे देखते हैं लोग, शार्क टैंक हो गया कि डील हो गई, या तो कभी कभी ये होता है कि डील रिजेक्ट भी होते हैं, बट जो आपने बोला कि 10-15 करोड़ की मार्केटिंग तो फ्री में मिल ही जाती है, क्योंकि नेशनल टीवी पे आप जा रहे हो, आपका ब्रांड पूरा नेशनल प्रेजेंस हो रहा है। सो उस डील के जब वहां पे बोल देते हैं कि नहीं आपका डील ये है, इतनी फंडिंग मिलनी है, वहां से और पैसा क्रेडिट होने तक का कितना टाइम लगता है अगर उसको? तो राइट नाउ देखो, शूट हुआ था मेरा सितंबर 2023 में। ओके, 23 सितंबर को मेरा शूट हुआ था। उसके बाद आपके उसमें जब डील मिलती है आपको, बाहर आके आपके ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट होते हैं, एंड उसमें भी क्या रहता है 450 के अराउंड शूट होते हैं शार्क टैंक में, एंड उसमें से भी क्या रहता है कि लाइव आपके 150 या 180 होते। तो शार्क क्या करते हैं, जिसका शो लाइव होगा उसकी डील आगे ले जाते। अच्छा, यस, इसमें ये भी होता है। एंड ऑल्सो क्या है, मोस्ट ऑफ द मतलब शार्क टैंक में जितनी भी डील्स दिखाते हैं उसमें से बाहर आके 10% भी डील नहीं होती। ऐसा क्यों? ड्यू टू ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस रहता है लॉन्ग टाइम पीरियड का, 4 to 6 मंथ ड्यू डिलिजेंस चलते हैं। एंड कुछ आपके ड्यू डिलिजेंस में भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में, आपने अगर शार्क टैंक में जजेस के सामने का मेरा 10-15 लाख का सेल था, एंड बाहर आपके वो निकला सिर्फ तो 2-4 आपने जो इन्फॉर्मेशन तो उसकी वजह से ये भी डील कैंसिल होती है। अदरवाइज शार्क भी कैंसिल कर देते। नहीं तो बाहर आके क्या होता है, शार्क टैंक का जब शो लाइव होता है आपको 10x ग्रोथ मिलती है डायरेक्टली। आपके जो 4-5 करोड़ की वैल्यूएशन वो आपको मिलती है 10-15 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो कुछ बिजनेस
पर्सन भी होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, वो भी डील अच्छा, वो सामने से भी डील डिक्लाइन कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हमें लेनी है बाहर आके। अच्छा, वो लीगल इशू ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपने वहां पे कमिट कर दिया तो लेना ही है, ऐसा कुछ लीगल इशू नहीं आता है इसमें। ओके, यस। तो सितंबर में शूट हुआ था, आपको पैसा कब तक आ गया था? 6 महीने अगर पकड़े तो मेरी डील नहीं हुई अमन सर के साथ। अमन सर के साथ अभी मेंटरशिप ले रहा हूँ मैं, एंड मेरी डील मैंने ही कैंसिल कर दी हो, बिकॉज क्या है, कम वैल्यूएशन पे थी, एंड क्या टाइम पे पैसे नहीं आए, तो उसकी वजह से मैंने वो डील कैंसिल कर दी। अच्छा, तो आपने डील कैंसिल कर दी, बट मेंटरशिप के लिए आप अमन जी से मिलते रहते हो और वो गाइडेंस आपको मिलता रहता है। नाइस। सो जब आपका सितंबर में आपका टीवी पे शो आया था? नो सितंबर, नॉट सितंबर, 13 फेब को मेरा टीवी पे शो आया, 23 सितंबर को मेरा शूट हुआ था। अच्छा, तो फेब में आपका फेब लास्ट में आया? 13 फेब में। 13 फेब, यस। ओके। तो 13 फेब से पहले अगर जो आपका बिजनेस देखा जाए, जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक या जनवरी तक, वो, और उसके बाद जो फेब में आपका जब टीवी पे ये आ गया, एयर हो गया, सो उसके बाद के सेल्स में कितने का जंप था? सो राइट नाउ देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा मंथली सेल था 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के ऊपर जा ही नहीं रहा था मंथली का। सो जब हमारा शार्क टैंक पे फीचर हुआ, हमारे पास फंडिंग नहीं थी, तो 2 महीने हमारा सेल पूरा डाउन ही था। अच्छा। मार्च और अप्रैल में। सो अप्रैल में मैंने एक फंडिंग उठाई, तो उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया, शार्क टैंक की वजह से मुझे इतनी ग्रोथ मिली, इतना इम्पैक्ट मिला। आफ्टर शार्क टैंक अभी हम मंथली 40 लाख कर रहे हैं। 40 लाख का मंथ ऑन मंथ सेल्स है। 40 to 45 लाख। और ये कौन कौन से स्टेट्स में अवेलेबल है? सो राइट नाउ अभी गुवाहाटी आसाम, देन पंजाब, देन दिल्ली, लखनऊ यूपी एंड बिहार, इन सब स्टेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे पूरा मतलब पैन स्टेट है कि कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट? कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो लाइक्स बिहार में कैसे पटना मेन सिटी, तो पटना में हमने लॉन्च किया है। यूपी में लखनऊ मेन सिटी है, मेन हब है, तो यूपी में लखनऊ में हमने लॉन्च किया है। दिल्ली में तो हमने पूरा दिल्ली एनसीआर कवर कर लिया। देन उसके बाद पंजाब में लुधियाना में लॉन्च कर लिया है। जो बिकॉज क्या है, आप जब सेल करने जाते हो तो आपका अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर जो मेन सिटी है आपकी, अगर देखो हम मुंबई में रहते, अगर मुंबई सेट हुआ तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट फैल जाता है। बिकॉज क्या, मुंबई में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। सो अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में अगर आपको बिजनेस करना है, आपका पुणे और मुंबई सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र आपका कवर हो जाता है। तो वैसे हमने क्या किया है, जो पंजाब में गए तो लुधियाना उनकी मेन हब है, तो वहां से हमने स्टार्ट किया। देन बिहार में कैसे पटना उनकी मेन सिटी है, तो वहां से हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया। तो एक एक डिस्ट्रिक्ट कवर करके जा रहे हैं अभी। नाइस। तो ये वोल्ड और बाकी जो एक आपका डायरेक्ट कंपटीशन है, अगर उसका नाम लेना चाहो तो रेड बुल, राइट? तो इन दोनों में डिफरेंशिएटर क्या है? एक तो है कि कॉस्ट का है, दूसरा है कि आपका जो है वो मेड इन इंडिया, मेड इन भारत है, और अगला है कि इंटरनेशनल ब्रांड है। उसके अलावा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कंटेंट, उसमें क्या डिफरेंस है? सो राइट नाउ देखो, जो रेड बुल है 150 125 रुपीज प्राइस है, आपने भी देखा होगा। एंड जो हमारी ड्रिंक की जो कॉस्टिंग है वो 60 रुपीज है। सो हम उनसे बेटर टेस्ट, बेटर क्वालिटी एंड बेटर इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करते हैं हाफ एंड प्राइस में। ओके। हमारी पैकेजिंग भी जो है प्रीमियम, एक प्रीमियम कैटेगरी के लिए बनाई है हमने। एंड ऑल्सो हमने इसमें क्या इनोसिटॉल ऐड किया। इनोसिटॉल इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि इंसान के अंदर सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज करता है। यानी कि आपको अब अगर हमारी ड्रिंक पीते हैं तो आपको वो इनोसिटॉल की वजह से आप अगर सैड भी हो तो आप हैप्पी फील करने लगते हो। उसके बाद वुमेन्स में पीसीओएस में भी हेल्प करता है। हम ऐसे नहीं कह रहे कि 100% वो रिड्यूस ही करता है 100%, बट हम जितना परसेंटेज है उसमें हम नॉर्मल एज जो साइंटिफिकली वो हम बता देते हैं। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी पे भी अगर देखा जाए तो क्वालिटी भी अच्छी है हमारी। जो कैफीन भी हमने यूज किया है, आर्टिफिशियल कैफीन ने, हमने जो नेचुरल कॉफी बीन से जो कैफीन एक्सट्रैक्ट होता है वो कैफीन हमने इसमें यूज किया है। नाइस। सो प्रोडक्ट तो मार्केटिंग में कैसे अभी आप अप्रोच कर रहे हैं? मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन का देखा जाए तो ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही हार्डकोर डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो, कस्टमर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद वहां तक वो डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान को पहुंचाना वो बड़ा काम है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अगर आप बताएं तो? सबसे बड़ा चैलेंज, आप जब जाते हो प्रोडक्ट आप प्लेस करते हो एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की जब बारी आती है तो हर एक रिटेलर में प्लेसमेंट करवाना, उसके बाद सेल्स टीम हायर करना। उसमें भी क्या होता है, सेल्स टीम अगर
गंदी मिल गया आपको तो आपका पूरा प्रोडक्ट वहाँ पे फेल हो जाता है। एंड आपका एक बार प्रोडक्ट वहाँ पे फेल हो गया, नेगेटिव मार्केटिंग हो गई, तो आप दूसरी बार उस एरिया में जा नहीं मार्केट में एंट्री थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मेरे साथ भी बहुत चैलेंजिंग फेसेस आए कि सेल्स टीम ने धोखा दिया, फ्रॉड किया, कंपनी के ऊपर निगेटिव मार्केटिंग के एलिगेशंस किए एंड ऑल, बट फिर भी हमने क्या किया, वो कवर अप कर लिया। एंड जो सेल्स टीम है अभी हमारे इसमें जो गलतियां हुई थी सेल्स टीम को हायर करने की, तो हमने सब वो इम्प्रूव भी कर ली बाद में। एंड जब हम एक एरिया में जाते हैं पटना में, तो हम वहाँ पे मार्केटिंग का भी इशू आता है, बिकॉज आपको पता है एक होर्डिंग लगाने के आपको 5-6 लाख रुपए देने पड़ते, 2-3 महीने के। यस, तो हमने जो मार्केटिंग की एकदम बजट फ्रेंडली मार्केटिंग, हम एकदम प्रॉपर वे से प्लान करते, एक एरिया टारगेट करते, वहाँ पे पूरा मार्केटिंग सैंपलिंग करके आगे दूसरे एरिया में जाते। नाइस। यस। सो अभी तक का अगर जो देखा जाए कि आप 7-8 स्टेट्स में हो, राइट, तो सबसे अच्छा रिस्पांस कहाँ पे मिला और सबसे खराब रिस्पांस कहाँ पे मिला? सबसे अच्छा रिस्पांस मिला हमें दिल्ली में, और सबसे खराब रिस्पांस मिला हमें गुवाहाटी में, आसाम में। ऐसा क्यों, मतलब खराब कैसे? मतलब क्या हुआ, जो गुवाहाटी की जो हमारी सेल्स टीम थी आसाम की, वो एकदम मतलब क्या बताए, अभी उन्होंने एकदम पूरा हमें एकदम बर्बाद कर दिया वहाँ पे। झूठे ये दे कि हमें कि सर इतना सेल होगा, ये होगा, महीने भर हमारी सैलरी भी लेके गए, ऊपर से सेल 1 रुपए का भी नहीं किया। तो उसकी वजह से हमारा सबसे टफ एंड खराब पीरियड गुवाहाटी का ही रहा। और अभी आज के डेट में सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा अभी सेल्स हमारा हो रहा है बिहार, पटना से। अच्छा। यस। सबसे बड़ा मार्केट आपके लिए वो है? यस। नाइस। कितना % कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल मंथली सेल्स में? 40%। 40% बिहार से, पटना से। मतलब ये सरप्राइजिंग है कि अगर आप दिल्ली में भी हो, मुंबई में भी हो, लखनऊ में भी हो, बट सबसे ज्यादा जो आपको मार्केट शेयर मिल रहा है वो पटना से मिल रहा है। नाइस, इंटरेस्टिंग। सो अभी किस स्टेज पे है अगर बोल एनर्जी ड्रिंक्स को देखा जाए तो? टोटल जो मार्केट शेयर है आपका जो कंपटीशन में, तो आपका कितना है इंडिया में? सर इंडिया में भी हम 0.1% भी नहीं है, बिकॉज इंडिया में 5400 करोड़ की मार्केट है। अच्छा। एनर्जी ड्रिंक की, सिर्फ एनर्जी ड्रिंक की। एंड उसमें से अभी तक हमने कुछ भी कैच नहीं कर लिया है। विद इन 2 years के अंदर हम समथिंग अराउंड 5% कंट्रीब्यूट करेंगे। नाइस। यस। सो अभी आगे का प्लान क्या है, मतलब? अभी हम एक्सपांड करने जा रहे हैं, हम नए जूसेस भी लॉन्च कर रहे हैं। हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अभी तक इंडिया में वो बना ही नहीं है। अच्छा। तो हम वो पैकेजिंग में लेके आ रहे हैं, वो आपको सबके लिए रिवील होगा। हम जनवरी में वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया आपको पैकिंग में कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा। यस। और अभी का जो है कि अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब आपकी टीम कहाँ पे बैठती है? राइट नाउ हम मुंबई गोरेगांव से ऑपरेट कर रहे हैं अभी पूरा। जो हमारा ऑफिस है मुंबई में है, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड जो टीम है बाकी की सेल्स टीम, वो ऑन फील्ड काम करती है पूरा। ओके। तो अभी कितने लोगों की टीम होगी आपकी? सेल्स की टीम है हमारी समथिंग अराउंड 15 लोगों की, 15 to 20। एंड जो इनाउंसिंग टीम है 4 पीपल्स की, 4 लोग बनने की। अच्छा, तो अगर अभी टोटल देखा जाए तो आपकी 20 लोगों की ही टीम है, और इसमें आप सारा बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं। सो मार्केटिंग में किस तरीके से, जो आपने बोला कि बजट फ्रेंडली मार्केटिंग करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो कॉलेज के स्टूडेंट है उनको हायर करते हैं, जो कि देखो हमें 1000 देने होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाता है। जो कि इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो उन लड़कों को हम हायर करते हैं एंड उनसे काम करवाते हैं पूरा। अच्छा। तो वहाँ पे डेडिकेशन भी आपको ज्यादा अच्छा मिल जाता है, ऑनेस्टी भी है, क्योंकि वहाँ से निकला है तो हंगर ज्यादा रहेगा। एंड हंगर भी ज्यादा रहता है। एंड ऊपर से क्या रहता है, जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सीखना रहता है, तो वो मन लगा के काम करते हैं पूरा, तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट भी कंपनी को होता है हमारे। सही है। अभी के देवेश में और जो 2 साल पहले देवेश थे, उसमें क्या डिफरेंस है ये बोल्ड एनर्जी ड्रिंक्स स्टार्ट करने के बाद? यस सर, जो मेरी थिंकिंग थी पहले कि मैं एक 5-10 करोड़ का बिजनेस बनाऊं बस, मेरा माइंडसेट इतना बड़ा नहीं था। बट जब मैं शार्क टैंक में फीचर हुआ, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बाहर की दुनिया कितनी बड़ी है, बाहर बिजनेस कितना बड़ा है। अब जब से मैंने सीखा है तो मुझे भी हुआ है कि हाँ, हम 100-200 करोड़ आराम से बना लेंगे कंपनी विद इन 2 to 3 years के अंदर। तो ये सोच कहाँ से, मतलब लोगों से बात करके, कुछ पढ़ते हैं, कोई मेंटर है? एक तो अमन जी को आपने बताया, बाकी कोई मेंटर है? जब क्या हुआ, जब बिजनेस के सिलसिले में जब बाहर जाता हूँ, जो कि बिजनेस समिट होते हैं, तो वहाँ जाके जब हम रियलाइज करते हैं कि हम आज कुछ भी नहीं है,
तो वहाँ से हमें आइडिया भी डिडक्ट होता है कि हम इतने इतने ऊपर जा सकते हैं, देन उसके बाद हमारी कंपनी इतनी ग्रो हो सकती है। एंड वहाँ पे जब हम बिजनेस समिट में जाते हैं तो बड़े बड़े लोग मिलते हैं, उनकी मेंटरशिप भी मिलती है, तो उस तरीके से मेरा विजन भी बढ़ रहा है अभी। अच्छा, और अभी क्या फंडिंग का क्या प्लान है कि आगे कुछ अभी सोच रहे हैं कि तो अभी हम नेक्स्ट राउंड रेस करने वाले हैं। अभी हमने जो 11 करोड़ पे किया, अभी जो हम नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे वो 40 to 50 CR के वैल्यूएशन पे करेंगे। समथिंग अराउंड हम रेस करेंगे 4 to 5 CR उस टाइम। अच्छा, 4 to 5 CR। और ये कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? मेन मार्केटिंग पूरा हमें इनोवेशन, देन मार्केटिंग एंड एक्सपेंडिंग के लिए। नाइस। तो जो नया प्रोडक्ट आप बोले कि आ रहा है और काफी यूनिक और इंडिया में एकदम से नया होने वाला है, तो ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं? मतलब कहाँ से रिसर्च करते हैं अभी भी? मैं मार्केट रिसर्च करता रहता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आउट ऑफ कंट्री चल रहा है, इंडिया में चल सकेगा, उसकी मार्केट रिसर्च करते हैं। मैं रोज डेली देखता हूँ कि कौन से नए प्रोडक्ट आते हैं, टेस्ट भी कर लेता हूँ बाकी के प्रोडक्ट्स की, मार्केट में नया क्या है, हमें सीखने को भी मिलता है यहाँ। एंड हमें क्या है, आगे बढ़ने की एक आता है कि अरे हाँ, ये आज हमें कॉम्पिटिटर आए तो हम इससे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उस तरीके से हम ऑनलाइन में पूरा देखता हूँ कि कॉम्पिटिटर कौन आ रहा है, हमें कॉम्पिट इंडिया में कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है, उसके बाद नए ब्रांड क्या लॉन्च हो रहे हैं और नए रेसिपी हम क्या डेवलप कर सकते हैं इसमें। ओके। और ये जो एक स्टार्टअप वाला हसल है, Yes. अभी तो वो जारी है, क्योंकि अभी तो 5 टाइम्स का आप बोल ही रहे हैं कि 5 टाइम्स का वैल्यूएशन इंक्रीज करने वाले, तो उसके पीछे तो लगी रही हूँ। तो कितने घंटे देते हैं आप, मतलब ऑफिस या वोल एनर्जी की पर्पज से? तो देखो, हम मतलब 15 घंटे तो होल्ड के लिए देते, बाकी हमने 7 to 8 आवर्स सोना, बाकी सब होल्ड के लिए जाता है। बिकॉज जितना भी है अभी इस ब्रांड को लेके आगे बढ़ रहे और जितना भी टाइम दे रहे इसको ही दे रहे बाकी का। अच्छा, तो वीकेंड्स पे भी मीटिंग्स रहते हैं, डिस्कशन? वीकेंड्स को भी इन्वेस्टर के साथ मीटिंग्स रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रहती है। स्टार्टअप है तो आपको वीकेंड आता ही नहीं इसमें अभी। अच्छा, तो आपके लिए भी वो जो क्या बोलते हैं 90 आवर वर्क वीक है कि कैसे 100? आपका तो अगर 15 घंटे डेली का देखा जाए तो 105 आवर्स हो जाता है, तो वो कैसे है? 105 घंटे दे रहे हैं, बट उसका रिजल्ट भी मिल रहा है ना उतना। अच्छा। Yes. तो बेसिकली वही है, एक मैसेज है कि आपको 105 घंटे देना, आप 105 दो। आपको देखो ऐसा कुछ नहीं कि 105 घंटे दो एंड ऑल, आप 2 घंटे में भी काम करके वो जा सकते हो, बट आप किस वे से थिंकिंग कर रहे हो, किस वे से जा रहे हो। अभी हमें देना क्यों पड़ रहा है कि हम नए आइडिया लेके आ रहे हैं, नए इनोवेशंस कर रहे हैं इसमें, तो उसकी वजह से एक बार हमारा सेट हो गया तो हम 2 घंटे में भी काम पूरा खत्म करके एक प्रॉपर ब्रांड बना सकते हैं। बट अभी जो हमें स्टार्टिंग स्टेज है, अर्ली स्टेज है, हम कम स्टाफ में हमें रेवेन्यू ग्रोथ लाना है, तो उसकी वजह से हम ज्यादा हावर्स प्रेफर करते हैं स्टार्टअप्स। वो थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे, ज्यादा एक्सप्लोर जितना करेंगे। टाइम देंगे उतना हम डीप में जाएंगे, उतने हमें प्रॉब्लम्स में हमें सोल्यूशन भी मिलेगा। बट ऑब्वियस है, मतलब आप कितना भी अगर दिन में 4 मीटिंग करनी है तो 4 घंटे देने पड़ेंगे। वो 4 मीटिंग के लिए 2 घंटे में तो होगा नहीं। 2 घंटे में होगा ही। और अगर वो 4 मीटिंग अटेंड करनी है तो उसके लिए आपको रिसर्च करने पड़ेंगे, तो वो रिसर्च के लिए भी अलग से वो कम टाइम में तो होना नहीं है। उसके लिए 4 आर्टिकल पढ़ना है, 4 रिसोर्सेज देखना है। सो अभी गांव में अगर आप जाते हो तो वहाँ के लोगों का कुछ नजरिया चेंज हुआ है? क्योंकि अब वहाँ से एक उनका एक फाउंडर निकला है जिसने एक ब्रांड बनाई है, एक अपनी पहचान बनाई है, तो उसके बाद क्या वहाँ के लोगों का नजरिया कुछ बदला है, कुछ चेंज हुआ है? मतलब गांव में इज्जत करते हैं एंड उसके बाद एक देखने का नजरिया भी चेंज हो गया है कि मैं ऐसा घूमता था एंड आज इतनी बड़ी कंपनी शार्क टैंक में गया, सो एक नजरिया चेंज होता है। एंड आपको भी पता है जब कुछ नहीं होता कोई भी नहीं आता है, जब सब कुछ आता है तो सब लोग आपके आसपास आते हैं। वो तो ट्रू है कि जब आपका स्ट्रगल चलता है तो शायद उस टाइम पे कोई नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा फेम मिलता है तो 4 लोग आ जाते हैं साथ में। 100%। सो क्या गांव के लोग भी कुछ, और गांव के लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने कुछ अपना बनाने का सोचा आपको देखने के बाद? सो अभी तक तो कुछ चल रहे माइंड में कुछ लोगों के। आई थिंक मैंने इतना सर्च नहीं किया गाँव में, बट आई थिंक हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल। गवर्नमेंट जॉब्स ही वही उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मैंने द राइजिंग भारत स्टार्ट किया। कि होता क्या है गांव में, जो मैं हर अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि 5वीं 7वीं तक तो कोई आइडिया ही नहीं है कि जाना किधर है। 9वीं 10वीं में जाके बस एक बार सोच लेते हैं कि मैथ लेना है कि नहीं लेना है, फिर 11वीं 12वीं में कि फिजिक्स में मैथ केमिस्ट्री लेना है या बायोलॉजी लेना है या आर्ट्स से जाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी वही हो जाता है कि बीएससी करना है या आर्ट्स से बीए कर लेते हैं या बीकॉम कर लेते हैं, राइट।
और उसके बाद जब वो कर लेते तब अब जॉब की तैयारी, और वहां पे जॉब का डेफिनेशन है गवर्नमेंट जॉब, भले वो ग्रुप डी का मिले या सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस बनो, बट लोगों को मोस्ट ऑफ द जॉब की तरफ ही खींचे जा रहे हैं। एंड ऑल्सो मेनली क्या है, आप जब जाते हो तो आपको एक गांव की तरफ एक गाइडेंस नहीं मिलता, प्रॉपर वे नहीं मिलता, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बाद में। उसका प्रॉब्लम मेन क्या है ना कि जो मैं बोलता हूँ कि लोकल एस्पिरेशन वहां पे कोई देने वाला है नहीं, कि उनको ये नहीं पता है कि उनको 8th स्टैंडर्ड से गाइडेंस करना स्टार्ट करना चाहिए किसी को, तो कि आपको 10th के बाद क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, उसके बाद 12th के बाद क्या करना है, किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में, सो गाइडेंस तो रहना चाहिए। आई थिंक करियर गाइडेंस अगर वो मिल जाता, जो आपने बोला कि 8वीं के बाद से वो सोचने लगो कि नहीं आपको करना क्या है, कौन से फील्ड में जाना है, इंटरेस्ट किधर है, अपॉर्चुनिटी किधर ज्यादा है, कहाँ पे आपका मतलब करियर अच्छा ग्रो कर सकता है, सो वो तो है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ अगर एक मैसेज देना हो गांव के लोगों को, चाहे वो कहीं पे भी हो, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा हो, चाहे वो कर्नाटका में बैठा हो, चाहे यूपी में बैठा हो, बिहार में बैठा हो? अगर देखो आपको करना है ना तो आप कैसे भी कर लोगे, आपको इंटरेस्ट है ना उसमें तो कैसे भी आप कूद पड़ोगे, आपको बिजनेस करना है तो आप बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे। हार तो आपको देखो, अगर आप 10 बार ट्राई करोगे तो उसमें से एक बार ही सक्सेस मिलेगी। मेरे साथ हुआ है, 10 बार आप ट्राई करोगे, एक बार ही सक्सेस मिलेगी, बट आप ट्राई करते रहो, 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी आपको। ट्रू है। यस। सो अभी आप अगर अगले 3 साल में गोल्ड एनर्जी को कहाँ देखते हैं? हमारा तो प्लान है 200 to 300 CR तक जाने का, तो आई थिंक उतना हम कर लेंगे अचीव। ओके, सही है, इंटरेस्टिंग जर्नी है, काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आप जिस तरीके से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के स्टार्टअप्स की जर्नी लोगों तक पहुंचा रहे हो, गांव तक पहुंचा रहे हो, वो भी एक मतलब बहुत हेल्पफुल रहेगा गांव के लोगों को एंड नए एंटरप्रेन्योर्स को। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवेश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।